अच्छा जी स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है ये। देखिए हमने ये देख लिया कि भाई कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, और हमने ये देखा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। ठीक है, हमने ये देखा कि कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। अब इसमें हम मज़ीद डिटेल में जाते हैं जब हम एसेट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास एसेट्स की भी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, हमारे पास एसेट्स की भी दो कैटेगरीज हैं। अगेन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि एसेट्स की क्या दो कैटेगरीज हैं। तो हम यहां से दो रूट्स बनाते हैं, और जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो दो टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, दो तरह के एसेट्स हैं जो आगे भी बहुत सारी जगहों पर हमें नजर आएंगे। उसमें से एक कहलाते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स, और एक कहलाते हैं हमारे करंट एसेट्स। ठीक है, कौन कौन से भाई? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। एसेट्स की कितनी टाइप्स? दो टाइप्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, अच्छा अब जब हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो अगेन मैं कोई बिल्कुल ही आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में अभी नहीं लेकर जाना चाहता और अकाउंटिंग की ज़बान में बातें नहीं बताना चाहता, बल्कि मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आप लोगों को बातें समझाना चाहता हूं ताकि पहले आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। देखो, नॉन करंट एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस में मैं यूज़ करूंगा, बिजनेस का एसेट होगा जिसका नेचर कुछ इस तरह का हो कि वो मेरे पास फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड कांस्टेंट रहे, सेम रहे, या जो डे बाय डे बेसिस पर चेंज ना हो, या जो डे बाय डे, डे टू डे या डेली बेसिस पर इंक्रीज डिक्रीज ना हो, ऐसी चीज नॉन करंट एसेट। अपनी जिंदगी की आप बात कर लो, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी है, रहने के लिए घर है, तो ये नॉन करंट एसेट है। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आते जाते मैं गाड़ी चेंज करूं या आते जाते मैं घर चेंज कर रहा हूं रोज। ये नॉन करंट एसेट है जो एक अच्छे टाइम पीरियड के लिए या एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उतना ही रहेगा जितना है वही रहेगा। और कंपनी की जबान में अगर बात करूं तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल फैक्ट्री जो है वो कंपनी का एक नॉन करंट एसेट है। क्यों नॉन करंट एसेट है? अगर कंपनी के पास अगर बिजनेस की ओनरशिप में एक फैक्ट्री है तो ऐसा नहीं है आज फैक्ट्री एक जगह पर है, कल फैक्ट्री शिफ्ट कर दूसरी जगह कर दी, तीसरे दिन फैक्ट्री तीसरी जगह कर दी। तो ये लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि नॉन करंट का एसेट क्या है। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेट्स से कंपनी के पास कोई कार्स है। अब कार भी नॉन करंट एसेट है। क्यों नॉन करंट एसेट है? क्योंकि कंपनी की जो कार्स होंगी वो कंपनी ने एक बार खरीद ली, अब वो उसको फायदा देती रहेंगी। कैसे फायदा देती रहेंगी? कंपनी वो डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर रही होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रही होगी, आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे कंपनी के लोग। तो ये नॉन करंट एसेट है, बिकॉज ये कार ऐसा नहीं है कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, नई गाड़ी खरीदता हूँ, शाम को सोने से पहले वो पुरानी गाड़ी बेचकर एक और गाड़ी खरीद लेता हूँ ताकि अगले दिन नई गाड़ी यूज करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नॉन करंट एसेट है जिसका नेचर एक फिक्स्ड टाइप का नेचर हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में मामूल में चेंज ना हो। तो सर करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स की एक बेहतरीन एग्जांपल है कैश एट बैंक या कैश इन हैंड। यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस होता है, एक बिजनेस का जो बैंक बैलेंस होता है वो करंट एसेट है। एक बिजनेस के प्रेमिसेस पर जो कैश पड़ा हुआ होता है वो करंट एसेट है। सर ये करंट एसेट क्यों है? देखो, जो कैश इन हैंड या कैश इन बैंक होता है ना, वो बिजनेस में रोज चेंज होता रहता है। एक दुकानदार की एग्जांपल ले लो, उसके गले में 5,000 सुबह हैं,
2-4 कस्टमर आएंगे, शायद 6,000 7,000 रुपये हो जाएंगे। चाय पानी के वो पे करेगा तो शायद, या अपने लंच के पे करेगा तो शायद 5,700 हो जाएंगे। नया कस्टमर आएंगे तो 7,500-8,000 हो जाएंगे। जिससे चीज़ें खरीदी हैं, दुकानदार के पास वो बंदा आएगा, बोलेगा भाई तुमने कल मुझसे माल खरीदा था ना, उसके पैसे दो, वो 2-3 हज़ार पे करेगा, शायद 4,000-5,000 पर वापस चला जाएगा, रोज चेंज होगा। सर बैंक का बैलेंस कैसे रोज चेंज होगा? भाई अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें तुम्हें कस्टमर चेक देता है, तो तुम चेक बैंक में जमा कराओगे, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तुम किसी को चेक देते हो कि यार मेरे पास कैश नहीं है, तुमसे मैंने चीजें खरीदी थी, उसकी पेमेंट मैं तुम्हें चेक में कर रहा हूं। तुम एक दुकानदार हो, एक स्टोर कीपर हो, एक जनरल स्टोर है, एक बेकरी है, एक आइसक्रीम शॉप है, एक रेस्टोरेंट है, तुम जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हो। रॉ मटेरियल यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक रेस्टोरेंट है, वो कोई चिकन की डिश पकाता है, तो वो जो जिससे चिकन खरीदता है वो उस डिश के लिए रॉ मटेरियल है, या वेजिटेबल्स खरीदता है उसके लिए चेक में पेमेंट करता है, तो उसके बैंक का बैलेंस कम या ज़्यादा होता रहेगा, इसीलिए वो करंट एसेट कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं इसकी भी कितनी टाइप्स होती हैं? इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं आम हालात में। और वो 2 टाइप्स क्या होती हैं? वो 2 टाइप्स में से एक टाइप अगेन आपकी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक टाइप होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, और दूसरी टाइप आपकी होती है करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अच्छा सर, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज किस चीज को कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज कोई ऐसा लोन जो मैंने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लिया हो, यानी कि जिसको मुझे अभी नियर फ्यूचर में पे नहीं करना, जिसको मुझे विद इन 1 ईयर पे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एक फैक्ट्री परचेज करी, और फैक्ट्री खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने एक बैंक से पैसे लिए, मैंने एक बैंक से उधार लिया, मैंने एक बैंक को बोला भाई मुझे उधार दे दो, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे फैक्ट्री खरीदनी है। और उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए मैं बैंक के पास लोन तो लेने गया, लेकिन मैंने बोला देखो तुम आज मुझे पैसे दोगे, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, फिर फैक्ट्री में काम होना शुरू होगा, फिर बंदे भर्ती करूंगा, फिर मशीन्स खरीदूंगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर चीज़ें बनेंगी, फिर वो चीज़ें पैक होंगी, फिर वो बाजार में जाएंगी, फिर वो मार्केट में बिकना शुरू होंगी, फिर बिकना शुरू होंगी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। 2-4 साल में मार्केटिंग करूंगा अपने बिजनेस का, मेरा बिजनेस स्टेबल होगा, मेरे बिजनेस की प्रमोशन करूंगा, उसका नाम बनेगा, तो भाई मैं कमाना जो सही मायनों में है ना, वो 4 साल बाद सही या 5 साल बाद सही अच्छा कमाना शुरू करूंगा। तो मैं फैक्ट्री लेना चाहता हूं, बैंक मुझे लोन भी आप दो, पैसे भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको लोन की जो रीपेमेंट करूंगा, लोन की रीपेमेंट यानी कि जब मैं आपको लोन वापस करूंगा वो 6 महीने में भी नहीं कर सकता, 1 साल में भी नहीं कर सकता, 2 साल में भी नहीं कर सकता, बल्कि मैं आपको पूरा जो फैक्ट्री लेने के लिए आपसे लोन ले रहा हूं वो रीपे तो करूंगा, लेकिन आज से 5 साल बाद रीपे करूंगा। तो अगर कोई ऐसी बात हो गई यानी कि मैं 5 साल बाद जाकर रीपे करूंगा, वो नॉन करंट लायबिलिटी है। ऐसा लोन जिसको मुझे पे आराम से करना है, ऐसा कोई बैंक लोन जिसको मुझे पे करना है 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, बैंक से बात हुई हुई है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। लेकिन कभी कभार बिजनेस में ऐसा होता है कि आप जो है ना वो छोटा मोटा 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन का उधार ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपकी एक बुक शॉप है, और आपने जो है ना वो एक बंदा है जो आपके बुक शॉप पर जो है ना वो कैलकुलेटर्स जो है ना वो सप्लाई करता है, और आप फिर वो कस्टमर्स को बेचते हो। वो कैलकुलेटर्स वाला आया, उसने आपको कैलकुलेटर्स दिखाया, आपने बोला हाँ बिल्कुल बुक शॉप है मेरी, बुक शॉप से बिकेंगे, लोग आएंगे कैलकुलेटर खरीदने, में उनको बेचूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तुम 25 कैलकुलेटर मेरी दुकान पर रखवा दो, 25,000 रुपये का बिल बनता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन यार मैं 1 महीने बाद दूंगा या 15 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद मेरे पास कहीं से पैसे आएंगे, मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा, या 5 दिन बाद दूंगा, या 7 दिन बाद दूंगा, या 10 दिन बाद दूंगा। यानी कि मैं उसको ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम उधार पर चीज़ें दे दो, मुझे तुम कैलकुलेटर दे दो, उधार पर दे दो, मैं अपनी दुकान में रखता हूँ, मैं उसको बेचूंगा, बिक कर पैसे आएंगे, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मना नहीं कर रहा। आज तो कैश नहीं दे सकता है ही नहीं, लेकिन 5 दिन बाद दे दूंगा,
7 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा, यानी कि ये भी लायबिलिटी है। बिकॉज लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी कोई भी वो पैसे जो कोई और मेरे बिजनेस में लेकर आए, तो भाई मेरे दुकान पर, मेरे बुक शॉप पर अगर 25 कैलकुलेटर पड़े और वो 25 कैलकुलेटर जो है वो मैंने खुद अभी तक ख़रीदे नहीं है, तो उसकी पेमेंट मुझे किसी को करनी है, लोन है एक तरह से। लेकिन ये करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। और अगर कोई इस तरह के, जो मैंने मिसाल बताई, इस तरह का कोई लोन होगा जो कि मुझे पे कर देना है शॉर्ट टर्म में, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में, वो करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो कुछ टाइम बाद वापस से पे हो जाएंगी, कुछ दिनों बाद पे कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट और किस कॉन्सेप्ट पे बढ़ सकते हैं? मैं वापस से ये अकाउंटिंग इक्वेशन लिखता हूँ। हमने करंट नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट नॉन करंट एसेट्स को डिस्कस किया। हमें ये मालूम है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अब लेट से एक बुक शॉप वाले की मिसाल ले लेते हैं, एक बुक शॉप वाले की मिसाल ले लेते हैं। एक बुक शॉप जो है ना, उसके बिजनेस की मिसाल ले लेते हैं और देखते हैं कि उसके पास क्या क्या होगा, एसेट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, एसेट्स में कितनी टाइप्स हैं? एसेट्स में 2 टाइप्स हैं। क्या 2 टाइप्स हमने बताई? क्या 2 टाइप्स डिस्कस करी? नॉन करंट और करंट, ठीक है। अच्छा, अब सर बुक शॉप के लिए एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? पहली चीज जो आ सकती है वो है शॉप। और सर शॉप नॉन करंट में क्यों लिखा? रोजमर्रा शॉप चेंज होगी? नहीं। और लेट से इसके शॉप की जो वैल्यू है ना वो है $7,000, ये एक नॉन करंट एसेट हो गया। सर दूसरी क्या चीज हो सकती है? फर्नीचर। दूसरी क्या चीज हो सकती है? फर्नीचर। ये भी नॉन करंट एसेट है, लेट से $3,000। सर ये नॉन करंट एसेट क्यों है? भाई जो उसका काउंटर होगा, जो उसका शेल्फ होगा, जो उसका फर्नीचर होगा, जिसमें उसने बुक शॉप वाला है तो किताबें रखी होंगी, कैलकुलेटर्स रखे होंगे, पेन्स रखे होंगे, वो रोज थोड़ी चेंज करता है। एक आपने फर्नीचर लाकर, एक आपने क्या कहते हैं किताबों का रैक लाकर अपनी दुकान में जब रख दिया तो उसको रोज रोज चेंज तो नहीं करोगे। तो लेट्स से इस बुक शॉप वाले के पास भाई 2 नॉन करंट एसेट्स हैं, टोटल $10,000 हो गए। फिर करंट एसेट्स की बात करते हैं। करंट एसेट्स वो चीज जो बिजनेस में मैं इस्तेमाल करूंगा, रोजमर्रा चेंज होगी, लॉन्ग टर्म वाली ना हो। लेट्स से इसके पास कुछ कैश है। कैश कैसा? भाई उसका जो वो काउंटर है उसमें वो गले में पैसे पड़े हुए होते हैं ना, कस्टमर आएगा पैसे देगा, सप्लायर आएगा उसको मैं पैसे पे करूंगा, और लेट से वो पड़े हुए हैं $800। ये कैश भी एक एसेट है सर, लेकिन करंट एसेट क्यों है? रोजमर्रा चेंज होता रहेगा, हर आधे 1 घंटे बाद कोई कस्टमर आएगा, 50 रुपए 100 रुपए पे करेगा, किसी को मैं पे कर रहा हूँ, रोज चेंज होगा, करंट एसेट है। अच्छा, शॉप में सर काम क्या होता है? सर बुक शॉप अगर है ना तो वो क्या क्या चीजें बेचेगी? वो बुक्स बेचेगी, वो नोटबुक्स बेचेगी, उसके बाद पेन होंगे, उसके पास पेंसिल होंगे, उसके पास कैलकुलेटर्स होंगे, एंड सो ऑन, एक लंबी तवील लिस्ट, ठीक है ना। बुक शॉप का एक काम क्या होता है भाई? बुक शॉप पे बुक्स मिलती हैं, नोटबुक्स मिलती हैं, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इरेजर, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। अब जरा गौर से बात सुनना, गौर से सुनना। कोई भी एक बिजनेस हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक बुक शॉप है, वो जिस चीज की ट्रेडिंग करे, ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है सर? जिस चीज को खरीदे और बेचे, खरीदे और बेचे। मतलब एक बुक शॉप वाला है, वो क्या करेगा? वो होलसेल से बुक्स खरीदेगा, होलसेल से पेन्स पेंसिल्स खरीदेगा, या किसी कंपनी से पेन, पेंसिल्स, कैलकुलेटर्स, बुक्स खरीदेगा, और वो उन चीज़ों को उसके बुक शॉप पे डिस्प्ले कर कर कस्टमर्स को, आम लोगों को बेचेगा। यही करेगा ना बुक शॉप। तो जनाब अगर कोई बिजनेस कोई किसी चीज़ की ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि वो एक जगह से वो चीज़ खरीदता है, दूसरी जगह से वो उस चीज़ को बेचता है, वो कस्टमर्स को चीज़ें बेचता है, वो सप्लायर से चीज़ें खरीदता है।
उसकी दुकान पर सप्लायर्स आते होंगे, सप्लायर्स उसको चीज़ें बेचते होंगे। सप्लायर कौन होते हैं भाई? जो मटेरियल सप्लाई करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको बुक्स, आपकी बुक शॉप पे बुक्स जो है वो ऐसे उड़ के तो नहीं आएंगी ना। कोई आएगा बोलेगा भाई ये जो है ना ये बुक है और ये आप रखो अपनी बुक शॉप से बेचो और फिर बिके तो आपको जो है वो प्रॉफिट होगा, हमें भी देना है इसके पैसे। नोटबुक्स है, कोई रखवा कर जाएगा, वो कहलाएगा सप्लायर। और बेचूंगा किसको? कस्टमर को बेचूंगा। कस्टमर कौन होगा? जो चीज़ें खरीदने आएगा। ठीक है। जिन चीज़ों की कोई बिजनेस ट्रेडिंग करेगा ना, उन चीज़ों का एक कंबाइंड नाम अकाउंटिंग में जो हम रखते हैं वो रख देते हैं इन्वेंट्री। इसको हम स्टॉक भी कहा करते हैं। ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या चीज़ है? जिन चीज़ों की खरीदो फरोख्त करी जाएगी, जिन चीज़ों को खरीदा या बेचा जाएगा, जो चीज़ें फॉर एग्जांपल बुक शॉप वाले के लिए इन्वेंट्री क्या है? बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये उसके लिए इन्वेंट्री है। इसी तरह से मैं अगर एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ, एक बेकरी है, बेकरी के लिए इन्वेंट्री क्या है? चिप्स, बिस्किट्स, पिज़्ज़ाज, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें क्या है? ये उसकी इन्वेंट्री है। ठीक है। इसी तरह से एक कार शोरूम वाले के लिए इन्वेंट्री क्या है? कार्स। इसी तरह से एक कोई फॉर एग्जांपल कोई आउटलेट है जहाँ पर क्या कहते हैं, जूते बिकते हैं, तो वो जितने भी शूज़ हैं, बूट्स हैं, स्लीपर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? ये उसकी इन्वेंट्री है। तो लेट्स से कि इसके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, यानी कि ये जो सारी चीज़ों की वैल्यू थी, बुक्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर, स्केल, पेंसिल, कैलकुलेटर, वो वैल्यू थी 1200। तो सर ये करंट एसेट क्यों है? एसेट वो हर वो चीज़ होती है एसेट जो मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करूंगा, जिससे मुझे मेरे बिजनेस में फ़ायदा होगा। ये हमने एक रफ उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो सर इन्वेंट्री से क्या फ़ायदा हो रहा है? बेचोगे, पैसा कमाओगे, ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। सर करंट क्यों है, नॉन करंट क्यों नहीं है? करंट इसलिए है क्योंकि क्या ऐसा है कि किसी बुक शॉप में 5 साल पहले जो चीज़ें पड़ी हुई थी वही आज पड़ी हुई है, तो फिर तो उसका बिजनेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इन्वेंट्री जो है वो करंट इसलिए है और नॉन करंट इसलिए नहीं है बिकॉज करंट में चीज़ें रोज़ चेंज होती रहती हैं। रोज़ कोई नई नोटबुक्स आएंगी, कोई सप्लायर देकर जाएगा, मैं उसको कस्टमर्स को बेच दूंगा। रोज़ कोई नई पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इरेजर देकर जाएगा, मैं उसको बेच दूंगा। तो जो करंट एसेट्स हैं, उन करंट एसेट्स का जो टोटल बनेगा वो होगा $2000। इसका मतलब इस कंपनी में टोटल कितने के एसेट्स हैं? इस कंपनी में टोटल जो एसेट्स हैं ना वो हैं आपके 10,000 और 2,000 यानी कि $12,000। ये $12,000 के एसेट्स हैं इस कंपनी में, ये इस बुक शॉप वाले के एसेट्स हैं। ठीक है। अच्छा लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं 8,000 रुपये ये अपने घर से लेकर आया था, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। 8,000 रुपये ये अपने घर से लेकर आया था, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो ओनर अपने घर से लेकर आया है अपने बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और लायबिलिटीज की कितनी टाइप्स पढ़ी सर? 2 टाइप्स पढ़ी। लायबिलिटीज की क्या 2 टाइप्स पढ़ी थी? हमने ये पढ़ा था कि कुछ नॉन करंट होंगी, कुछ करंट होंगी। सर नॉन करंट क्या होंगी? नॉन करंट वो जो आराम से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जिनकी पेमेंट करनी है, जो अभी ड्यू नहीं होंगी, अभी मुझे पे नहीं करनी है, आराम से पे करना। जिससे लोन लिया था उसको बोला हुआ है भाई 10 साल बाद तुझे पैसे मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे। सर करंट क्या है? करंट लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो, या वो अमाउंट होता है, वो लोन होता है जो मुझे नियर फ्यूचर में कुछ दिनों में पे करना है। अच्छा नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है ना उसमें एक बैंक लोन आ रहा है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में एक बैंक लोन आ रहा है और वो बैंक लोन जो है ना उसका अमाउंट है, लेट से हम कह लेते हैं 2,000 या 3,000। 3,000 का बैंक लोन आ रहा है। ऐसे ही मिसाल समझ लो कि जब हमने शॉप खरीदी थी ना, शॉप कितने की खरीदी है? $7,000 की। तो शॉप खरीदते वक्त जो है ना 4,000 रुपये मेरे पास पड़े हुए थे। अब शॉप वाला तो 7,000 मांग रहा था,
तो मैंने 3,000 का बैंक लोन लिया था और बैंक को ये बोला था मैं आपको पैसे 5 साल बाद पे करूंगा, इसीलिए ये बैंक लोन आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। अच्छा, और जो आपकी दूसरी लायबिलिटीज हैं वो $1,000 की है, यानी कि करंट लायबिलिटीज 1,000 की है। तो सर ये करंट लायबिलिटीज क्यों आई हैं? मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना 1,200 की, इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री का मतलब बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इरेजर, शार्पनर, जितनी भी चीजें हैं, वो चीजें आपने किसी से क्रेडिट पर खरीदी थी। 200 रुपए पे कर दिए थे, 200 रुपए पे कर दिए थे, लेकिन 1,000 रुपए क्रेडिट थे। क्रेडिट का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे एक बंदा आया था, बोला यार ये 10 कैलकुलेटर रख लो और पैसे मैं बाद में लेकर जाऊंगा। तो ये जो 10 कैलकुलेटर्स के मैंने 1,000 रुपए पे नहीं किए ना, वो कुछ दिनों बाद, 15 दिन या 20 दिन बाद मुझे पे करेगा, वो करंट लायबिलिटी में शामिल है और इसीलिए यहां पर $1,000 लिखा हुआ है। और इस 1,000 को हम पेएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेएबल। सर पेएबल एक नई चीज आप ले आए? हाँ, अगर आपने कोई इन्वेंट्री परचेज करी है, सर इन्वेंट्री क्या है? जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं वो चीजें अगर मैंने परचेज करी हैं और उसके पैसे नहीं पे किए, अभी कुछ टाइम बाद पे करूंगा, तो उसको हम पेएबल लिखते हैं। अब देख लो जरा, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी बैलेंस हो रहा है। एसेट्स कितने हैं? 12,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल 8,000, 3,000 का बैंक लोन 11,000, 1,000 रुपए पेएबल 12,000, बिल्कुल दोनों साइड्स बैलेंस हो रही है। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये चीज बैलेंस हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इन चीजों से एक स्टेटमेंट बनाने को एग्जाम में आता है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इन चीज़ों से एक स्टेटमेंट बनाने को एग्जाम में आता है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ज़रा हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, बस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखी जाती हैं और उसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम दे देते हैं। तो ये देख लेते हैं कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आखिर क्या चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज़ को कहते हैं। यहां तक चीज़ें ज़रूर कॉपी करना आगे बढ़ने से पहले। अब मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं और एक फ्लेवर देता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ऑल्दो आगे जाकर तो ये बड़ा मुश्किल स्टेटमेंट हो जाएगा, लेकिन एक आसान सा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। बड़ा ही आसान सा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। अभी हम बिगनिंग की क्लासेस में हैं और बिगनिंग की डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक फॉर्मेट में बनाऊंगा जिसमें हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो लिख दिया करते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपने करंट एसेट्स, जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उनको मेंशन कर दिया करते हैं। उसके बाद यहां पर हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल यानी कि वो पैसा जो मैं खुद लेकर आया हूं बिजनेस में। उसके बाद हम अपना नॉन करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट लिखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट लिखते हैं, यानी कि वो वाला लोन जो मुझे 1 साल से ज़्यादा टाइम में पे करना है उसकी अमाउंट्स लिखते हैं। और उसके बाद हम करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट लिखते हैं। करंट लायबिलिटीज़ की वो अमाउंट्स होती हैं जो मुझे नियर फ्यूचर में या कुछ दिनों के अंदर अंदर पे करनी होंगी। अब ज़रा ऊपर वाली कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा बनेगा। हम अगर ऊपर वाली कंपनी पर आते हैं तो शॉप 7,000, फर्नीचर 3,000, ये दोनों नॉन करंट एसेट्स हैं। शॉप 7,000,
फर्नीचर, $3,000, ये बन गया टोटल $10,000। करंट एसेट्स में क्या क्या है हमारे पास? करंट एसेट्स में कैश 800 और इन्वेंट्री 1200 है। करंट एसेट्स में हमारे पास जो है ना वो इन्वेंट्री है 1200 और कैश है 800, ये टोटल 2000 बनता है। यानी कि अब अगर हम करंट और नॉन करंट एसेट सबको टोटल कर दें तो 12,000 बनता है। ये टोटल एसेट्स है। ठीक है, और फिर हम दूसरी साइड पर जाते हैं। दूसरी साइड पर हमारे पास जो है ना वो कैपिटल है। कितना पैसा घर से लेकर आया ये बंदा? 8,000। उसके बाद हमारे पास बैंक लोन है 3,000 का और पेबल्स है 1,000 के। तो बैंक लोन है हमारे पास 3,000, ये नॉन करंट है, और पेबल्स हैं हमारे पास 1,000। सही है, और इसको भी अगर हम ऐड कर दें तो ये 12,000 बनता है। ये क्या है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज ये सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें जो हम बाद में कवर करेंगे वो भी इसी स्टेटमेंट का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है भाई, अब अगले पार्ट में हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं।